नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं एक वरिष्ठ पत्रकार जो आजकल सामाजिक और राजनीतिक भूमिका में हैं। कभी दिल्ली की लुटियंस जोन में पत्रकारिता का लोहा मनवा चुके श्रवण सिंह राठौड़। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण आपका। सिंह जी के बारे में मैं बता दूं, आपने लंबे समय तक राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर जैसे बड़े संस्थानों में सेवाएं दी है। खास करके दिल्ली में आप लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं और सक्रिय पत्रकारिता के बाद आप बीते 6 साल से सक्रिय रूप से राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, जालोर जिले में खास करके। और प्रवासी जो है वो राजस्थानी समुदाय की एक बड़ी रीढ़ है जो कि राजस्थान से बाहर रह के बिजनेस करते हैं। उनका राजस्थानी प्रवासी फ्रेंड्स फाउंडेशन आपने बनाया है और उसके आप संयोजक हैं। और जो प्रवासियों से जो करीब 12 से 13 राज्य हैं प्रदेश में, जहां प्रवासियों की बहुतायत है और वहां की इकोनॉमिक में, वहां के सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में प्रवासी जहां योगदान देते हैं, वहां श्रवण सिंह लगातार जुड़े रहते हैं। तो आज तमाम पहलुओं पे बात करने के लिए सर हमारे स्टूडियो में आप पधारे, तो एक बार फिर से आपका स्वागत। बहुत बहुत आभार और आपके सभी को बहुत बहुत शुभकामना, आपके चैनल के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से। जी। तो हम बात सर शुरू करते हैं जालोर से। जालोर में ऐसा कहा जाता है जालोर सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, बहुत कम लिटरेसी है। जालोर जो है वहां पे हेल्थ और दूसरे सेगमेंट, और सबसे बड़ा इशू आ रहा है जालोर में पानी। चाहे वो माही बजाज परियोजना का इशू हो, चाहे वहां पे बांडी सिंडदरा बांध का इशू हो, या जवाई बांध से पानी छोड़ने को लेके लोगों की इकोनॉमी बड़ी बुरी प्रभावित हुई है। जबकि पहले यह था कि जालोर इतना सरसब्ज था कि वो पूरी जोधपुर रियासत के लिए मसालों और अनाज की खेती यहां होती थी। तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आप ठीक बात कहते हैं कि राजस्थान का जो जालोर जिला है, पाकिस्तान से लगता हुआ है, उधर गुजरात से बॉर्डर लगता हुआ है और लिटरेसी रेट के हिसाब से राजस्थान के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार रहा है। पिछले कुछ समय में बदलाव जरूर है, इसमें सामाजिक आर्थिक बदलाव आया कि यहाँ के जो प्रवासी है वो देश के 13-14 राज्यों के अंदर प्रदीप सिंह जी काम करते हैं और उन्होंने हमारी इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान दिया है जी। वो वहाँ पैसे कमाते हैं, मेहनत की उन्होंने और वहाँ के सरकारों में भी उनका एक बड़ा रोल है, आपने देखा होगा। और वो पैसे जो सारे जो लोकल इन्वेस्ट हुए हैं, इसकी वजह से आप देखोगे कि प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति देशावर जा रहा है, कमा रहा है। और उन्होंने एक भामाशाह के रूप में सामाजिक कार्यों के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, जिसकी वजह से आज प्रत्येक जालोर जिले के गांव में आप अच्छे स्कूल देख सकते हो, पानी की सुविधाओं में वगैरह में हर जगह योगदान प्रवासियों का एक बड़ा योगदान रहा है। मैं जब पिछले 6 साल पहले दैनिक भास्कर दिल्ली में, जब मैं राजस्थान ब्यूरो था, उसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से मैंने रिजाइन दिया और मैं अपने परिवार के लिए और खास तौर से अपने जो बैकवर्ड इलाका है उसमें लोगों के कैसे मददगार बनूं, उसको ध्यान में रखते हुए मैं भिनमाल जालोर शिफ्ट हो गया। मैंने वहां जाकर के जब देखा प्रदीप सिंह की हालत देखी ग्राउंड के, तो ये बड़ा दुख हुआ मुझे ग्राउंड रियलिटी जान करके कि जो इलाका राजस्थान का कभी कश्मीर कहलाता था, खासतौर से आपने रानीवाड़ा वगैरह जो क्षेत्र देखा होगा, भिनमाल जहां आम के बहुत टाइप में वृक्ष थे, हरा भरा इलाका था, राजस्थान में इसबगोल और देसी जीरा की पैदावार में नंबर 1 इलाका था। पिछले करीब 12 या 15 साल के अंदर वहां पे जो भूमिगत जल स्तर है बहुत बड़ा, उसके अंदर बदलाव आ गया, पानी खत्म हो गया और डार्क जोन घोषित हो गया। उसकी असली वजह जब मैंने स्टडी की तो ये सामने है कि मैं मेरे भिनमाल का आपको उदाहरण दूं कि आज से करीब 20 साल पहले बांडी सड़दरा बांध बनाया गया। जो बांडी नदी है उसका प्राकृतिक बहाव रोक करके वहां पे करीब 100 करोड़ की लागत से उस समय बांध बना दिया गया। और दुर्भाग्य देखिए, क्षेत्र का जो नीति निर्धारक लोग हैं, एसी में बैठ करके जो योजनाएं बनाते हैं, वो ग्राउंड रियलिटी चेक नहीं करते। बांध राजस्थान का ऐसा पहला बांध बना जिसके एक भी गैप नहीं छोड़ा। मतलब आप कल्पना करो कि ऐसा बांध जिसने पानी रोक दिया लेकिन ओवरफ्लो के लिए गैप ही नहीं है, पानी देने का कोई सिस्टम ही नहीं, देने का सिस्टम ही नहीं है। बांध बनाया गया तब ये उद्देश्य बताया गया कि भीनमाल शहर के अंदर पेयजल सप्लाई इससे की जाएगी। लेकिन 4-5 साल बाद जब ये नर्मदा नहर का जो पानी आना था, नर्मदा ईयर प्रोजेक्ट का भीनमाल सहित पूरे जालोर जिले में, तो अधिकारियों ने योजना चेंज कर दी। बोला कि भीनमाल में तो नर्मदा का पानी आएगा, इस पानी का उपयोग हम इरिगेशन के लिए करेंगे, आसपास के गांव में सिंचाई के लिए करेंगे। इन्होंने उस समय आसपास नहर बना दी, नहर से 5 गांवों में सिंचाई के लिए की व्यवस्था।
लेकिन जो बांडी सनिंद्रा बांध बनाया गया उस बांडी नदी पे, वो नदी शिवगंज क्षेत्र से निकल करके ठेठ आपके कच्छ के रण तक जाती है, सांचौर के अंदर जो गलीबा वगैरह जो गांव वहां तक। और मैं सिर्फ भीनमाल और हमारे जालोर के कुछ गांव और सांचौर की बात करूंगा तो कम से कम 150 गांवों के होकर के वो नदी का प्राकृतिक बहाव हो रहा था जी। इस बांध की वजह से वो नदी का जो नेचुरल फ्लो था, प्राकृतिक बहाव था, वो रुक गया। रुकने की वजह से पिछले 20 साल के अंदर पूरे क्षेत्र के अंदर जो लगातार भूमिगत जल रिचार्ज होता था, वो पानी रिचार्ज होना बंद हो गया और पूरे क्षेत्र के अंदर पानी सूख गया। पानी सूख जाने की वजह से हमारे जो खेती होती थी, इतनी शानदार खेती थी, सारी खेती सूख गई। आप जो ये प्रवासियों वाली बात उठाई, तो ये कोई शौक से अपने घर से कोई 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर दूर जाकर के कौन कमाना चाहेगा? अपने जो बूढ़े माँ बाप है उनको गांव में छोड़ करके 1500 किलोमीटर दूर जाकर के कोई 2 वक्त की रोटी के लिए जाएगा? उसकी असली वजह रही कि हमारे क्षेत्र के अंदर ये पानी सूख गया। ऐसा कैसा, जैसे बांडी सनिंद्रा बांध है वैसे कैसे जवाई बांध की वजह से लंबे समय से जवाई नदी में पानी नहीं आया, तो जो अहोर से होकर के आप ठेठ जालोर और भीनमाल होते हुए बागोड़ा क्षेत्र से होते हुए जो सांचौर तक जवाई नदी जाती है, उसका पानी सूख गया। तो नदियों का प्राकृतिक बहाव बंद होने से हमारी जो पूरी इकोनॉमी थी वो खत्म हो गई। मजबूरी में लोग, जो युवा क्या करते, बेरोजगार लोग कमाने के लिए प्रवास में गए और वहां प्रवास में जाकर के अपने परिवार के लिए जो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी ये जो गलत तरीके से बिना सोचे समझे जो बांध बनाए गए, बिना प्लानिंग के बांध बनाए गए, एसी में बैठ करके अधिकारियों ने बनाए गए, लोगों से उसमें जनमत का कोई उनसे बात नहीं की गई, सलाह मशवरा नहीं की। इसकी वजह से हमारे जालोर जिला जो सरसब्ज इलाका था, बहुत बढ़िया इलाका था, आज पूरी उसकी खेती इकोनॉमी पूरी खत्म हो गई है। आपको एक उदाहरण दूं कि जब जवाई बांध बना तो 28 फुट उसकी तय की गई थी जी, क्योंकि सुखदेव प्रसाद का प्रधानमंत्री हुआ करते थे जोधपुर रियासत के 1928 के आसपास जब ये, और 28 फुट की ही अनुमति दी गई। वो तो चाहते नहीं थे बांध बने, क्योंकि उनका जो जागीर का गांव था उम्मेदाबाद जी, उनको लगा कि यहाँ तक पानी ही नहीं आएगा नदी में जब बांध बन जाएगा तो। लेकिन अंग्रेजों की पटरियां बह जाती थी हर बार, तो जिस तरह का फैसला अंग्रेजों ने किया कि बांध बनना चाहिए, 28 की अनुमति लेके 40 का बना दिया और उसे अब 62 तक 61.25 फुट का वो बांध हो गया है जी। और अभी 60 फीट भर चुका है, लेकिन पानी नहीं छोड़ा जा रहा है नदी में। तो ये एक तरह का दुर्भाग्य है। नदी में पानी छोड़ेंगे तो लोगों के खेत रिचार्ज होंगे, फसलें हो सकेंगी अच्छी। मैं इस पे आपको इंटरव्यू करना चाहूंगा। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए जुलाई में भर गया वो तो 58 फुट तो जी, और अगर मान लीजिए 2 घंटे बरसात और हो जाए जी, तो आप यकीन मानिए कि जालोर में बाढ़ आएगी। पिछले 10 साल में 2 बाढ़ ऐसी मैं देख चुका हूं जी। तो दुर्भाग्य है कि अगर पानी छोड़ा जाता है तो तब छोड़ा जाता है जब बाढ़ आती है, और रेगुलर अगर फ्लो किया जाए राइपेरियन राइट की अगर अपन बात करें तो जवाई वाला भी बड़ा इशू है, जो आपकी जालोर, आहोर, बागोड़ा और भीनमाल, सांचौर तक प्रभावित करती है चीजों को। बिल्कुल आप ये ठीक बात कह रहे हैं कि जो हवा, पानी, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इस पे तो मानव मात्र, प्राणी मात्र सबका बराबर अधिकार है। आपको उसको रोकने का अधिकार नहीं है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि पिछले दिन उन्होंने बयान दिया था कि जो बड़े बांध की बजाय एनीकेट बननी चाहिए। एनीकेट बनने से क्या होगा कि एक सीमा तक आपके 5-7 फीट का एनीकेट है, पानी भर गया, उसके बाद नेचुरल फ्लो होकर के पानी उसके ऊपर बह करके नदी में जाएगा। तो जिस जगह पानी का भराव होगा वहां आसपास के रिचार्ज भी होगा और आगे नदियों में भी पानी वो भूमि का कटाव भी नहीं होगा, भूमि का कटाव भी नहीं होगा। मैंने पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को हमारे जो जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर जी, उनके माध्यम से लेटर भी लिखा। मैंने उनसे ये मांग की कि राजस्थान के अंदर खासतौर पे आप पश्चिमी राजस्थान में देखो तो यहाँ पे जो वार्षिक जो बारिश का औसत है ये बहुत कम है, कम बारिश होती है। यहाँ की जो नदियां हैं वो बरसाती नदियां है, सिर्फ बारिश के अंदर पानी आता है। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि नदियों का जो प्राकृतिक बहाव है, जहां खासतौर से कम बारिश होती है, वहां पे आप नदियों के ऊपर जो ये बड़े बांध बनाने का जो आपका या बना चुके हो, उस पर आप पुनर्विचार करें। आप बांध बनने से पहले वहां की क्या इकोनॉमी थी, वहां कितनी फसल होती थी, कितना उत्पादन था और लोगों के हालत क्या थे, जो आपके जो हैप्पीनेस इंडेक्स आप जो कहते हो इसका आप अध्ययन करें। और आफ्टर आपने जो बांध बनने के बाद में वहां की क्या परिस्थितियां, ये जो आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें सामने आ जाएगी। आपने जवाई बांध की वजह से आपके कुछ इलाके में आपने पानी पेयजल के लिए आपने पाली में कर दिया, लेकिन आपने लाखों किसानों को आपने बेरोजगार कर दिया, उनकी जो सारी इकोनॉमी थी आपने पूरा गड़बड़ कर दिया। सरकार को जो नुकसान हो रहा है, आप देखिए कि बांडी नदी का प्राकृतिक बहाव रोक दिया, जवाई का रोक दिया, सिरोही के अंदर ऐसे कैसा शेलड़ी बांध बनाया, पोसालिया में बनाया, आपके ये जितने जो बांध बने उसकी वजह से
पूरे इलाके के अंदर प्राकृतिक बहाव रुकने की वजह से जो पानी सूख गया, तो वहां जो पीएचडी के जो उनके सरकार के जो ट्यूबवेल थे हर साल फेल हो रहे हैं, हर 2-3 साल में आपको ट्यूबवेल करवाने गहरे करवाने पड़ रहे हैं और सरकार के लाखों करोड़ रुपए उसमें खर्च हो रहे हैं। दूसरी बात, जो इलाके के अंदर आपको हेल्थ सेक्टर में जो खर्चा है, फ्लोराइड मात्रा बढ़ गई, इसकी वजह से हेल्थ का आपका खर्चा बढ़ गया है, लोग बेरोजगार हो गए, बाहर चले गए। इसके साथ ही आपके पूरे इलाके के अंदर जो आपका जो एक सोशो इकोनॉमिक जो आपका सिस्टम था, वो पूरा का पूरा फ्लोरा एंड फौना भी डिस्टर्ब हो गया, सोशो इकोनॉमिक डिस्टर्ब हो गया। सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। मेरा यही सरकार से मैंने अनुरोध किया कि आप इस पे पुनर्विचार करें और जो बांधों को लेकर के एक अध्ययन की जरूरत है। राजस्थान सरकार इस पे एक कमेटी बनाए जिससे ये तय हो जाए कि नदियों का जो पानी है वो बहाव, आप जितने भी बांध बनेंगे उसमें 33% अनिवार्य रूप से नदियों में पानी छोड़ा जाए। 33% हिस्सा है वो आप इरिगेशन के रखो और 33% आप जहां पेयजल के लिए सुविधा है वहां पेयजल की सप्लाई करो, या आप डेड वाटर स्टोरेज है वो रखो। और हमारे वहां आपको ताजुब होगा कि जो सनजरा बांध है उस पर तो इरिगेशन के लिए एक बूंद पानी नहीं गया। हाँ, आपने गेट ही नहीं पेयजल है के लिए गया नहीं, गेट है नहीं, और वो हर साल वहां मछली पालन होता है और 5 लाख रुपए सरकार को रेवेन्यू हो रहा है उस मछली पालन से। आप देखो कितना बड़ा मजाक है कि लाखों किसानों को आपने बेरोजगार कर दिया। 120 गांवों के अंदर, 150 गांवों के अंदर आपकी पूरे पानी खत्म हो गया और आपकी सरकार की कमाई होती है 5 लाख रुपए। और जब हम मांग करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने मच्छी के बीज डाल लिए, पानी नहीं छोड़ रखे। हमने इस बार, पिछली बार में हमने आंदोलन किया, 2 साल तक मैंने इस बांध पे अध्ययन किया और आंदोलन किया। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का इस बात के लिए धन्यवाद है कि हमारी पीड़ा को समझा, संवेदना को समझा। पुखराज पारासर जी ने इसमें हमारी मदद की, कलेक्टर निशांत जैन साहब ने भी, जालोर कलेक्टर ने बड़ी मदद की। और पिछली बार अक्टूबर दिवाली के समय पहली बार राजस्थान के इतिहास में ऐसा हुआ कि जो नदियों का प्राकृतिक बहाव है वो किसी बांध से पानी छोड़ा गया। हमारे 33% हमारे हिस्से का जो पानी था वो छोड़ा गया और नदी का प्राकृतिक बहाव चालू है। लेकिन अब अधिकारी को कौन समझाए? अब वो हर बार कह रहे हैं मुख्यमंत्री से कह लो। अब मुख्यमंत्री जी इस छोटे छोटे काम के लिए बैठे नहीं है। इस बार हमारा जब आपके विपर्जय और तूफान आया, इसकी वजह से पूरा इस बांध के अंदर 1000 MCFT पानी भर चुका है। हम पिछले 1.5 महीने से मांग कर रहे हैं कि ये पानी छोड़ा जाए, लेकिन हमारे को फिर वो कह रहे हैं आंदोलन करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री से बात पूछो, अरे भाई जब हमारे जो पानी अनमोल पानी है, भगवान ने इस बार मेहरबानी करके पानी दिया, सरकार की मंशा है, लेकिन ये अधिकारी ताला लगा करके बैठे, पानी को रोक के बैठ रहे और उस पानी का वाष्पीकरण हो रहा है और उसका फायदा किसी को भी नहीं मिल रहा है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। तो इस बात को सरकारों को भी गंभीरता समझना चाहिए, जनभावना करना चाहिए, नहीं तो आने वाले जो हालत है बहुत विकट हो गए, लोग नाराज होंगे, लोग फिर क्या करो। क्या लगता है चुनावी मुद्दा बनेगा इस बार ये जो चीजें हैं? देखो ये दुर्भाग्य है किसानों का, इस सिस्टम का, कि जो किसानों को जिस इशू पे चुनावों में मुद्दा बढ़ाना चाहिए, इस बार लोगों के अंदर ये मतलब हजारों लोग हमारे को मतलब इस समय संपर्क कर रहे हैं कि पानी छोड़वाओ आप। तो पिछली बार पानी छोड़ा था, इस बार भी हमने सरकार से मांग की और मैंने अभी कल परसों मेरे पास जो लेटर आया उसका जवाब आया कि पुखराज पारासर जी जो जन उपयोग निराकरण समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने जल संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय को इस बारे में लेटर भी लिखा है कि पानी छोड़ा जाए। कलेक्टर साहब से मिले, मांग भी की है। फिर मैं इसलिए जयपुर आया हूं कि मैं राजस्थान सरकार से इस बारे में मांग करूं कि भाई तत्काल पानी छोड़ो। नदी के अंदर जो अभी जो ओवरफ्लो होकर के इस बार पानी बारिश का जो आया था उस पानी में ये भी जुड़ जाएगा तो लंबे क्षेत्र तक पानी बहेगा नदी, तो नदी में कहीं ना कहीं फायदा होगा। लेकिन अधिकारी समझ नहीं रहे, किसानों में बहुत बड़ी नाराजगी है। अगर पानी नहीं छोड़ा गया तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि ये जो कांग्रेस सरकार को इसका नुकसान हो रहा है। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम तो सरकार को ये बात समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं, अधिकारियों की अड़ंगे की वजह से सरकार की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जो भलमनसा थे उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। मतलब इसमें ऐसे अधिकारी जिनको इस बात की चिंता नहीं है कि ये चुनावी साल में कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, मुझे जो लगता है कि ऐसे अधिकारियों को बदले जाने की जरूरत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इस स्थिति पे कहीं ना कहीं संवेदना दिखा करके किसानों को समझना चाहिए, नहीं तो पहले पानी छोड़ा जाना चाहिए। पानी सबसे पहले ये इशू है। मतलब जी जी बिल्कुल सर, अपन ये बात कर रहे थे कि प्रवासी जो हैं वो इकोनॉमी में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपने एक प्रवासी फ्रेंड्स फाउंडेशन निभाया। शुरू में हम खुद नहीं समझ पाए थे कि क्या है, लेकिन जब कोविड का दौर आया तो प्रवासियों और राजस्थानियों के बीच में एक बड़ा सा कॉम्बिनेशन देखने को मिला, चाहे वो लोगों के आने का मामला हो, चाहे उनकी ओर से डोनेशन का इशू हो। तो आपके फाउंडेशन की बड़ी भूमिका रही, चाहे सरकार से बात करने की बात रही हो। तो इसको आप और आगे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे चीजों को? प्रदीप सिंह जी, मैं ये समझता हूं कि ये ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर रही कि मैं 17-18 साल जो सक्रिय पत्रकारिता मेरा, तो मैंने ईमानदारी से काम करने की कोशिश की। और इस दौरान जो मेरे रिश्ते बने, चाहे ब्यूरोक्रेट से रिश्ते बने हो, चाहे टॉप पॉलिटिशियन से रिश्ते बने, मैं जब वहां दिल्ली से छोड़ करके एक नए सेक्टर के अंदर वापस अपने गांव आ गया, तो मैंने सामाजिक सेक्टर में जब काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि जो मैंने रिश्तों की पूंजी जमा की है
उस पूंजी का उपयोग, सदुपयोग मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए अगर मैं कहीं उनके चेहरे की मुस्कान वापस लौटाने के लिए काम करूं, उनके लिए अगर मैं गाइडेंस काउंसलर का काम करूं, उनकी भूमिका हो, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल है। दुर्भाग्य से कोविड काल आया, उसके अंदर बहुत दिक्कत हुई और हमारे जो जालोर, सिरोही, पाली, खासतौर से राजस्थान के जो जितने जो लोग हैं बड़ी तादाद में, देश के करीब 13-14 राज्यों के अंदर, खासतौर से दक्षिण भारत में जो लोग रहते हैं, मेरे अकेले भिनमाल की बात करूं तो 45,000 प्रवासी है जो अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग सेक्टर के अंदर, कोई हाथ ठेला चलाने से लेकर के, कोई दुकानें करने से लेकर के वहां व्यवसाय कर रहे हैं और उनका अपना एक वहां उन्होंने प्रतिष्ठा कमाई अपने मेहनत के बलबूते पे। कोविड काल के अंदर मैंने जब देखा कि सारे लोग इस बात से नफरत कर रहे हैं कि कोई भी प्रवासी वापस अपने क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, अपने इलाके में नहीं आना चाहिए, कोविड बहुत बड़ा घृणा और नफरत का माहौल हो गया। लोग खुद के लोग सारे रिश्तों को भूल करके एक दूसरे के जिंदा रहने की लड़ाई में नफरत की, ये आदमी आएगा तो कोविड फैल जाएगा, ये हो जाएगा। तो मुझे देखा कि जो प्रवासी जिनकी इतनी इज्जत थी क्षेत्र के अंदर, लोग उनको आने पर यूं भामाशाहों को निगाह देखते कि ये भामाशाह उनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनकी आरती उतारते थे, स्वागत करते थे, उनके प्रति ऐसा माहौल कि नहीं आपको आना नहीं चाहिए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने, आपको ताज्जुब होगा, आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से आप देखेंगे कि देश के अंदर सबसे पहले प्रवासियों की वापसी को लेकर के बात करने वाला, बात उठाने वाला मैं व्यक्ति था। तो मैंने अपने जो व्यक्ति के संपर्क थे उससे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तक ये बात पहुंचाई। केंद्र सरकार के अंदर भी जो मेरे सीनियर जर्नलिस्ट थे, दोस्त थे, आप जैसे बहुत सारे जो मित्र है, उनके मार्फत मैंने बात पहुंचाई, जो नीति निर्धारक उन तक बात पहुंचाई कि आप सबसे पहले जो प्रवासी है वहां जो रह रहे, संबंधित राज्य सरकारों से बात करके उनके लिए वहां भोजन की व्यवस्था करो, उनके दवाइयों की व्यवस्था करो और रहने की व्यवस्था करो। और मैंने कहा कि प्रवासियों के लिए स्पेशल ट्रेन चला करके आपको लाना चाहिए। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस मामले में उन्होंने पूरी संवेदनता दिखाते हुए मेरे से सिस्टम के माध्यम से मैंने जो भी प्रवासियों रिलेटेड जो मांग उठाई, उस मांग की उन्होंने उसमें मदद की, भूमिका निभाई, प्रवासियों को वापस लाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। और खासतौर से जो ब्यूरोक्रेट्स उस समय बहुत सारे जो आईपीएस अधिकारी लगे हुए थे बॉर्डर इलाकों में, तो बॉर्डर को पार करवाने में भी मैंने उनसे व्यक्तिगत निवेदन किया। सरकार की भी जो राजस्थान सरकार ने जो उसमें बड़ी मदद की, भूमिका निभाई, उसकी बदौलत हजारों लाखों लोग बॉर्डर क्रॉस करके आने में सफल रहे। जो हमने आवाज उठाई थी वो शब्दों के माध्यम से वो कहने की क्रांति बनी और उनका प्रवास वो यहाँ वापस आने में सफल हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन धन्य है कि हम उनके सुख दुख में छोटी मोटी भूमिका निभा पाई। आपने रही बात की भविष्य में कैसे करेंगे, तो मेरे उस दौरान लोगों में एक पहचान बनी, प्रवासी जो हमने फाउंडेशन बनाई कि तत्काल प्रवासियों को किस बैनर तले हम बात उठाए, लेटर पेड कैसे भेजे, तो उसके लिए तात्कालिक रूप से हमने ये फ्रेंड्स फाउंडेशन बनाया था। और आज भगवान की कृपा से, लोगों के प्रेम की वजह से देश के 13-14 राज्यों में प्रवासी फ्रेंड फाउंडेशन का संगठन बना हुआ है और सब जगह जाते हैं तो प्रवासियों का बड़ा भूमिका है। जहां भी जो प्रवासी रिलेटेड जो संबंधित राज्य में समस्या है, उसके लिए हम वहां संबंधित राज्यों से, सरकारों से मिलते हैं, बात रखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति के जाकर के कहने की भूमिका निभाते हैं और उनको गाइड करने का, काउंसलिंग करने की, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और प्रवासियों में इस बात को लेकर बड़ी जागरूकता है और खुशी की बात है वो राजस्थान के अंदर भी सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए प्रवासी बड़ी मददगार बने। और मुझे लगता है कि हम सबको उन प्रवासियों को एक कड़ी से कड़ी जोड़ करके उनकी जो ताकत है उसका सदुपयोग करना चाहिए, जिससे आधे भारत को हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। अगर राजस्थान चाहे तो आधे भारत की जो सरकार है उनको इन प्रवासियों के माध्यम से झुका सकते हैं, क्योंकि वो नोट भी देते और वोट भी देते, इसलिए वो उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। जी जी, उसी संदर्भ में उनको देखा जाना चाहिए। सर जालोर से रिलेटेड एक और मेरा सवाल है कि जालोर अब 2 हिस्सों में बंट गया है, सांचौर जिला बना दिया गया है। आपके जो विधायक हैं भीनमाल के, उनका गांव सांचौर में चला गया, कई तरह की हंसी मजाक की बातें चल रही है, बहुत सारी सीरियस बातें हैं। भीनमाल का अपना इशू है, भीनमाल की डिमांड है कि हमें जिला मुख्यालय होना चाहिए। तो अब क्या आप इसका भविष्य देखते हैं भीनमाल का? क्या भीनमाल जालोर जो 70-72 किलोमीटर दूर है वहां से, उतना ही दूर जिला मुख्यालय रहेगा, या सांचौर में उसे जाना चाहिए, या इंडिविजुअल होना चाहिए, या भीनमाल के ऐसे इलाके जो भीनमाल से नजदीक है, सांचौर से दूर हैं और सांचौर में चले गए, उनका क्या होना चाहिए? एक आंदोलन भी हुआ जिसमें आप खुद, हमने देखा कि आप बैठे थे वहां, आपने डिमांड भी की है कुछ। प्रदीप सिंह जी, आपने बिल्कुल वाजिब जो बात उठाई। इस समय मैं आपको निवेदन करूंगा कि जालोर में खासतौर से 5 विधानसभा सीट है, उसमें से 4 सीटों पर जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए लोग हैं। पिछले 15 साल से जालोर सिरोही के सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 19 नए जिले बनाए। उनकी मंशा ठीक थी कि जिलों की जो इकाई है, छोटी छोटी यूनिट होनी चाहिए जिससे विकास हो सके। उन्होंने ये जो बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर एक बड़ा विजनरी मैसेज गया कि
जिले बढ़ करके 50 हो गए, जिसका कहीं ना कहीं लोगों को फायदा होगा। तो मैं इसके लिए तो राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। पर्सनली मैं भिनमाल का क्षेत्र का निवासी हूं। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है, जो पिछले 3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, दुर्भाग्य से इस मुद्दे पे वो उन्होंने बहुत हल्के में लिया। हम लोगों ने बात रखी, लेकिन चूंकि न तो मेरे पास कोई पद है, न मैं कोई सरकार में कोई भूमिका में हूं, एक सामाजिक वर्कर के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमने बात उठाई, लेकिन हमारी आवाज, इतनी आवाज में दम नहीं रहा। व्यक्तिगत रिश्ते मेरे सरकार में बहुत सारे लोगों से अच्छे हैं, लेकिन सरकार तो सरकार होती है और विधायक होता है, वो विधानसभा में वही आवाज उठा सकता है। हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे जो विधायक है पूराराम जी चौधरी साहब, उन्होंने इसको बहुत हल्के में लिया। वो काली कभी पट्टी कहते, पहन के आए थे बेचारे, वो कोशिश तो की थी। कोशिश क्या की, जब 15 साल हो गए, 20 साल हो गए वो बड़े हैं, वो 93 के अंदर उसमें विधायक बन गए थे। उस समय से लगातार, जब ये भिनमाल तो ऐतिहासिक नगरी है जहां आप हजारों साल से देखोगे तो उसका अपना एक महत्व रहा है, और वास्तव में आप देखो तो जिला बनने के सबसे जो हकदार, जो पैरामीटर की बात करोगे तो भिनमाल ही है। वहाँ जैन समुदाय के जो लोग हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका अपना एक नाम है, बहुत बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, यहाँ के प्रवासियों को बहुत बड़ा योगदान है, ऐतिहासिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, सब कुछ है। सेंटर में पड़ रहा था, अभी आपने जिला बना दिया, उसकी वजह से रानीवाड़ा क्षेत्र के लोग नाराज है। वो कह रहे कि हमारे को सांसौर में क्यों मिला दिया, वो भिनमाल में रहना चाह रहे थे। हमारे भिनमाल का जो बागुड़ा पहाड़ जो तोड़ करके चला गया सांसौर में, वो लोग सारे भिनमाल में रह रहे। और इवन जो पूराराम जी चौधरी है, उनका खुद का गांव कावत्रा, और कावत्रा पंचायत का गांव मीरपुरा, जो भिनमाल से कागवारा मंदिर है उसे मात्र 2.5 किलोमीटर दूर है, वो भी भिनमाल का ही पार्ट है। लेकिन आज वो बागुड़ा में गया, बागुड़ा में आज नहीं गया, वो सरकार के जिला बनाने से नहीं गया। वो जब भाजपा सरकार थी उस समय जब बागुड़ा तहसील बनी, उस तहसील के दौरान वो जो 35, 38, 40 किलोमीटर दूर बागुड़ा तहसील मुख्यालय था, कावत्रा और मीरपुरा, तब जेरण, अरनू, लुणावास और ये जैतू गांव, ये सारे के सारे उस तहसील बागुड़ा में शामिल हो गए थे। उस समय जब पिछली सरकार थी तब राजस्थान के अंदर रेवेन्यू मिनिस्टर अमराराम जी चौधरी थे, भिनमाल के विधायक पूराराम जी चौधरी थे, भिनमाल प्रधान भाजपा के दुकाराम जी राजपुरोहित थे, और राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब ऊपर से नीचे तक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई। इसके बावजूद खुद का गांव, वो व्यक्ति चुनाव जीता हुआ विधायक लगातार अपना गांव भिनमाल जो 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, वहां नहीं रख पाया, और वो बागुड़ा में रहा। दुर्भाग्य रहा, इस बार जब सरकार ने फैसला लिया कि जो तहसील है वो पूरी यूनिट जिले में शामिल होगी, तो उस सिस्टम, उस फैसले के तहत वो बागुड़ा पे सांचौर का पार्ट हो गया, उनका गांव भी चला गया। अब मैं आपको निवेदन करूं कि हमने राजस्थान सरकार से इस बारे में मांग, पूराराम की, मैं ये कह रहा हूं, पूराराम चौधरी की ये डिमांड थी कि साहब भीनमाल को सांचौर में शामिल नहीं करना है, उनकी ये डिमांड थी, तो सरकार ने नहीं किया। लेकिन सरकार को कुछ हिस्सों को तो लेना था, अब वो तो सिस्टम सरकार ने नहीं किया। लेकिन पूराराम जी ने मांग कब की? पूराराम जी ने मांग तब की जब सरकार जिले घोषित कर चुकी थी। आप ये व्यक्ति जो सामान्य आदमी जो फैसले होने के बाद में समझ में आता है, पूराराम जी को पता था जब राम लुबाया कमेटी बनी, आज से 3-3.5 साल पहले बनी, तभी विधायक मोदी कहां सो रहे थे? उस समय वो आंदोलन क्यों नहीं किया? उस समय हम लोग जब मांग उठा रहे थे तो हमारी मांग का समर्थन क्यों नहीं किया? तब जब हमने कहा था कि इस मुद्दे पे कांग्रेस भाजपा की बात नहीं करके हम क्षेत्र की बात करें, तो पूराराम जी सोते रहे। वो तो 24 घंटे नशे में रहते हैं, उनको इस सत्ता के नशे में रहते हैं, उनको इस बात की कभी परवाह ही नहीं रही। इसकी वजह से हम सारे लोग, जो ये कई बार लोग कहते थे, हमारे मजाक करते थे कि ये आदमी फायदा नहीं करता है, लेकिन इससे नुकसान भी तो कुछ नहीं है। अब लोगों के समझ में आया कि भैया इस आदमी की वजह से भिनमाल तो 50 साल पीछे चला गया, गर्भ में चला गया। भिनमाल जो जिला बनने लायक था वो मजाक का विषय बन गया, खुद के गांव शामिल हो गया। अब हमने सरकार से मांग की, तो रेवेन्यू मिनिस्टर जो रामलाल जी जाट है, उन्होंने पिछले दिनों स्टेटमेंट भी दिया, 2-3 दिन पहले। मैं उसी मांग को लेकर आज जयपुर आया हूं और राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो आरआई सर्किल है, जो भिनमाल या जो तहसील विधानसभा क्षेत्र से नजदीक है, उपखंड मुख्यालय के नजदीक है, जिले की जो मुख्यालय उससे दूर है, उसको आप जो जहां नजदीक है उनको पुनः उस पर विचार करके भिनमाल में आप शामिल करो। तो हमारे जो कावत्रा आरआई सर्किल है, जो जेरण लगता है, कावत्रा सरपंच ने, जैतू सरपंच है, जेरण सरपंच है, लुणावा सरपंच, उन्होंने बाकायदा एक ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव पारित किया बैठक में 2/3 बहुमत से, और प्रस्ताव की मैं कॉपी लेके आया हूं। वो कॉपी हम राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं का पुनर्गठन हो, बागुड़ा से वापस भिनमाल में आए। और ऐसे बहुत सारे गांव है जो आसपास जो भिनमाल के नजदीक है, आपके माताजी के गांव शेरना वगैरह जो जसवंतपुरा में शामिल कर लिए गए थे। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि उनको भिनमाल, जो बिल्कुल आप किसी जमाने में बहुत प्रतिष्ठित तहसील हुआ करती, उपखंड मुख्यालय था, जहां आप देखोगे तो श्रीमद पांडे जैसे जो आईएएस अधिकारी है, पांडे साहब जैसे लोग वहां एसडीएम रहे हैं, दीपक उत्परेती जैसे लोग रहे, धीरज श्रीवास्तव जी जैसे वहां अधिकारी रहे। आज वो भिनमाल है वो बहुत छोटा हो गया है, वहां कोई एसडीएम लगना पसंद नहीं कर रहा है। तो हम राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो भिनमाल का गौरव रहा है उसको पुनः लौटाओ। और मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूं कि जिस दिन भी मुझे इस सिस्टम में आने का मौका मिला, मेरी कलम में ताकत आई, मुझे लोगों ने अपना नुमाइंदा बनाया, मौका दिया, भगवान ने चाहा,
तो मैं 1001% आपको दावे कर रहा हूं कि भिनमाल को जिला बनवाएंगे, भिनमाल की पुनः जो प्रतिष्ठा है पुनः उसको स्थापित करेंगे और उसको गौरव वापस हासिल करेंगे। जो पूराराम जी का गांव है उनको भी भिनमाल में, मैं ये वादा करता हूं, वो नहीं कर पाए, लेकिन मैं पूराराम जी का गांव है, विधायक मोदी के लिए आप अभी संघर्ष कर रहे हो। इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। आज भी पूराराम जी का गांव जो कैसे भिनमाल में मिले, उसी के लिए मैं आया हूं। नहीं, पूराराम बड़े मूड में रहते हैं सर, अलग तरीके के, एक अलग माहौल में रहते हैं वैसे वो। उनसे मैंने बात की थी जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे आबू रोड उस वक्त, तो भी उन्होंने कहा कि काला साफा, और मतलब उनका एक अलग अलहदा अनूठा अंदाज रहता है पूराराम का। पूरी विधानसभा में 200 में से एक अलग ही वो स्टाइल के व्यक्ति हैं। और एक सवाल ये था कि सांचौर को लेके लोग कह रहे हैं चलो सांचौर अलग हो गया तो जालोर इस बदनामी से बच गया कि पेपर लीक जालोर जिले से होते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय, सांचौर, जालोर, भिनमाल, ये सब एक ही जिले के पार्ट रहे, आप इसको अलग नहीं मान सकते। सांचौर में मेरा बावरला में ननिहाल है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सांचौर या कोई अपनी धारणा के आधार पे, पूर्वाग्रह के आधार पे कि सांचौर गलत है। जालोर क्यों पहचाना जाता था चर्चा के लिए है ये, मैं मानता हूँ कि ये दुर्भाग्य रहा कि लंबे समय से सिस्टम में की जो लैकुना रहा, उसकी वजह से जो कुछ असामाजिक तत्व है वो कहीं ना कहीं सिस्टम में सेंध लगा करके उन्होंने जालोर जिले की पूरी बदनामी करवाई। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस भाव को उन्होंने ध्यान रखा। जब राजस्थान सरकार से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि सांचौर को जिला बनाने के पीछे एक भाव ये भी रहा कि वो बॉर्डर इलाका है, पाकिस्तान से लगता हुआ, गुजरात से लगता हुआ, वहां नेशनल हाईवे भी है, अपराधियों का मतलब आना जाना करना वहां ज्यादा रहता है। तो किसी तरीके से, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है, तो उसके लिहाज से वहां अगर एसपी कलेक्टर बैठेंगे, वहां 3000 रिजर्व पुलिस बल रहेगा, तो कहीं ना कहीं अपराध पे अंकुश रहेगा। तो उसका सरकार का भाव ये रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि ये वहां जो बदनामी है वो बदनामी से निकले, और वहां ये जो लोग गलत तरीके से जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं, मैं उसके पक्षधर नहीं हूं। जाति कोई न अच्छी होती है न बुरी होती है, हर जाति में अच्छे लोग होते हैं, हर जाति में बुरे लोग होते हैं, व्यक्ति विशेष अच्छा बुरा हो सकता है। तो इसलिए वहां पे सरकार को विशेष फोकस करने की जरूरत है, और लॉ एंड ऑर्डर पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे तो ठीक होगा, नहीं तो आने वाले हालत है, वो समय है, वो ठीक नहीं रहेगा। तो ये हमारे साथ श्रवण सिंह जी राठौड़ थे, जिन्होंने जालोर से जुड़ी, सांचौर से जुड़ी और प्रवासियों से जुड़ी जानकारी के साथ साथ क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई और भूजल जैसी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक लंबी बातचीत की। हम फिर आपके इलाके में कभी जाएंगे तो श्रवण सिंह जी से एक बार फिर से रूबरू होंगे। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप सिंह जी, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने हमारे जो क्षेत्र के जो मुद्दे थे, प्रमुख समस्या थी, उसको कहीं ना कहीं आवाज दी। इसके लिए हम आभारी रहेंगे आपके। जी जी, तो हम आभार जताते हैं श्रवण सिंह जी का, और आपसे अपील करते हैं कि आपने अभी तक अगर थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें जरूर सब्सक्राइब और फॉलो करें।